हेलो दोस्तों, जैवी का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। देखते हैं। और यहाँ पे भी एक मेगा ऑफर है जैवी में, जो जहाँ पे आप कोर्स स्टार्ट होती है 600 रुपये में, वो आप खरीद भी सकते हैं। 80% डिस्काउंट के साथ है। पहला सवाल देखिए। फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर द कैपिटल एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बोलते जहाँ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन से कंडीशन जो है एप्लीकेबल होगा उनकी कैपिटल और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को लेके। ठीक है, आ रहा समझ में। पहला पॉइंट, मिनिमम कैपिटल ₹200 करोड़ एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी। बोलते मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ होना चाहिए फाइनेंस, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होगा 15% होगा फाइनेंशियल एसेट्स जो भी एक्वायर्ड करेगी कंपनी। ठीक है। फिर है बी ऑप्शन है। उसके बाद है कि बी ऑप्शन में क्या है कि फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय कंपनी, सॉरी उस फाइनेंशियल एसेट मिनिमम कैपिटल है ₹100 करोड़ एंड कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 15% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय कंपनी। अब यहाँ पे क्या मिनिमम कैपिटल हो जाएगा 100 करोड़ रुपये, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा 15% फाइनेंशियल एसेट्स का जो कंपनी एक्वायर कर रही है। सी ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल हो जाएगा ₹100 करोड़ एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 10% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाई कंपनी। ठीक है, यानी कम से कम 100 करोड़ रुपये हो जाएगा, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा 10% फाइनेंशियल एसेट जो भी कंपनी एक्वायर कर रही है। डी ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम कैपिटल हो जाएगा 200 करोड़ एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 10% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाई कंपनी। बोलते मिनिमम कैपिटल जो होगा 200 करोड़ होगा, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10% होगा जो भी फाइनेंशियल एसेट्स कंपनी एक्वायर कर रही है। इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। देखिए, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। यानी अगर जब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के लिए जो कंडीशन डाला हुआ है जो कि एप्लीकेबल होता है उसकी कैपिटल और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए, वो क्या है कि कम से कम 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% का होना चाहिए जो फाइनेंशियल एसेट्स जो भी कंपनी एक्वायर करेगी उसका। क्वेश्चन नंबर 2, to enable the beneficiary to rely on the authenticity and genuineness of letter of credit, that is LC, the letter of credit is received by the beneficiary। बोलता है जहाँ पे आपको इनेबल करना होता है रिलाई ऑथेंटिसिटी की, यानी ऑथेंटिसिटी और उसकी जेन्युइननेस देखना, जहाँ जिस लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी जेन्युइननेस देखना है, तो बेनिफिशियरी को रिलाई करना होगा, जो भी बेनिफिशियरी उसको रिलाई करना होगा कि ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट का, यानी एलसी का। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो रिसीव होता है बेनिफिशियरी, वो किसके थ्रू होगा। ए ऑप्शन है थ्रू एडवाइजिंग बैंक, बी ऑप्शन है डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग बैंक, सी ऑप्शन है फ्रॉम नेगोशिएटिंग बैंक विच इज टू मेक पेमेंट, ऑल्सो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम द कन्फर्मिंग बैंक टू मेक श्योर डेट पेमेंट वुड बी डेफिनेटली रिसीव्ड। किसके थ्रू, कन्फर्मिंग बैंक के थ्रू होगा। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी किस पर विश्वास करेगा, किस पर रिलाई करेगा, एडवाइजिंग बैंक पे रिलाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए लेटर ऑफ क्रेडिट इन ए एलसी the documents are to be negotiated in the beginning of September, which means that the document can be presented for negotiation during। बोल रहे जो लेटर ऑफ क्रेडिट का जो डॉक्यूमेंट है जिसको आप नेगोशिएट कर रहे हैं सितंबर के महीने की शुरुआत होने से पहले, इसका मतलब तो ये हो गया कि डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं नेगोशिएशन के लिए कब कर रहे हैं। ए ऑप्शन है ड्यूरिंग वीक, बी ऑप्शन है ड्यूरिंग फर्स्ट टू वीक, सी ऑप्शन है फर्स्ट टू 10th ऑफ द मंथ, डी ऑप्शन है फर्स्ट टू 15th ऑफ द मंथ। इस केस में क्या सही ऑप्शन होगा आपकी समझ से। देखिए, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट आप जो नेगोशिएट करने के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं सितंबर की शुरुआत में, जो नेगोशिएशन का मतलब है कि पैसा का पेमेंट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेगोशिएशन का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र करना पैसा का। तो ये कब हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट टू 10th ऑफ द मंथ में हो जाना चाहिए, यानी सितंबर की पहले तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if the contravention of provisions of FEMA 1999 by a person and the amount is not quantifiable, penalty can be levied। बोलते जहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन जो होता है, और जो कॉन्ट्रावेंशन जो है प्रोविजन का फेमा का 1999 का, जहाँ पे जो पर्सन और जो अमाउंट है वो क्वांटिफाइबल नहीं होता है, तो पेनल्टी कितना लेवाई किया जा सकता है। क्या है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस जो होगा फेमा का 1999 का, किसी भी इंसान के ऊपर जो अमाउंट होगा क्वांटिफाइबल नहीं होगा, तो पेनल्टी कितनी लेवाई होगी। ए ऑप्शन है अप टू ₹2 लाख, बी ऑप्शन अप टू अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन, सी हो जाएगा अप टू 2 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन,
डी हो जाएगा अप टू ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन। क्या होना चाहिए इस केस में? देखिए इस केस में जो पेनल्टी लगेगा आपका वो ए होगा, 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे पेनल्टी आपको लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड अंडर सरफासी एक्ट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल रजिस्ट्री विथ ए पीरियड ऑफ, बोलता है जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है जो कि क्रिएट किया गया सरफासी एक्ट के दायरे में, उसको जरूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ, कितने पीरियड ऑफ डेज के भीतर भीतर? ए ऑप्शन है 15 दिन, बी ऑप्शन है 30 दिन, सी ऑप्शन है 45 दिन, डी ऑप्शन है 60 दिन। तो क्या होना चाहिए? सरफासी एक्ट में जब इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं उसके लिए सरसाई में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, तो उसका दिन क्या होगा कम से कम? तो बी ऑप्शन होगा 30 दिन के भीतर भीतर सेंट्रल रजिस्ट्री में आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब ठीक है, जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया हो सरफासी से, कितना दिन है? 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, बोलता है अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाता है, ए पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है तो बताने कौन कौन से पॉइंट सही हैं। ए पॉइंट क्या है? द ड्रॉअर इज लायबल टू द होल्डर, जो ड्रॉअर होगा लायबल होगा होल्डर के लिए। बी पॉइंट है ड्रॉअर्स लायबिलिटी सेकेंडरी इफ इट इज एक्सेप्टेड, ड्रॉअर की लायबिलिटी सेकेंडरी हो जाएगा अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो। सी पॉइंट है ड्रॉअर्स लायबिलिटी इज प्राइमरी व्हेन इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, ड्रॉअर की लायबिलिटी प्राइमरी होगा अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो। डी ऑप्शन है ड्रॉअर इज लायबल, ड्रॉई इज लायबल वेदर ही एक्सेप्ट्स द बिल और नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, बोलते हैं ड्रॉई लायबल होगा चाहे एक्सेप्ट करे बिल को या ना करे सभी सर्कमस्टांसेस में। तो पूछ रहा कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब कौन सा पॉइंट इसमें सही होगा? ए पॉइंट ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली, बी ऑप्शन है ए बी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू डी ऑल। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ए बी सी। तो क्या बोलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो गया तो यानी ड्रॉअर जो होगा वो लायबल होगा होल्डर के लिए, नेचुरल सी बात है, डिसऑनर हुआ तो वही लायबल होगा। फिर बी ऑप्शन है बी पॉइंट जो है ड्रॉअर्स लायबिलिटी सेकेंडरी हो जाता है अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और सी पॉइंट ड्रॉअर्स का लायबिलिटी प्राइमरी हो जाएगा अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो। एक्सेप्ट नहीं हुआ तो प्राइमरी हो जाएगा और हो गया तो सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ ए बी और सी तीनों पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन द फॉलोइंग सिक्योरिटीज डज मैच, बोलता है कि कौन सा ऐसा तरह का चार्जेज है जो सिक्योरिटीज के ऊपर मैच कर रहा है। ए ऑप्शन है बुक डेप्ट असाइनमेंट, बी ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट्स असाइनमेंट, सी ऑप्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, डी ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स प्लेज। तो इस केस में क्या सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स प्लेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में कौन सही तरीके से मैच किया हुआ है? तो वो हो जाएगा डी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के केस में ये प्लेज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, बताने कौन कौन से पॉइंट सही होंगे। ए पॉइंट है एन इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, बोलते इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। बी पॉइंट है ए प्रेफरेंस शेयर इज वन विच गेट्स रेगुलर डिविडेंड इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट पोजीशन एंड प्रेफरेंस इन केस ऑफ लिक्विडेशन, बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर वो तरह का शेयर होता है जिसको रेगुलरली डिविडेंड मिलते रहता है, भले प्रॉफिट हो या ना हो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। और अगर लिक्विडेशन का मतलब क्या है? अगर कंपनी बंद हो गया और उसको हम लोग बेचते हैं, कंपनी को वाइंड अप करते हैं, उससे जो पैसा निकल जाएगा तो उसमें प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रेफरेंस मिलेगा। सी पॉइंट है डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट बाय विच कंपनी एक्नॉलेजेज इट्स इंडेबिटनेस, बोलते डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ कंपनी एक्नॉलेज करता है कि उसने लोन कर्जा लिया हुआ है। डी पॉइंट है ट्रस्ट रिसिप्ट इज ए डॉक्यूमेंट इज एन अंडरटेकिंग बाय द बोरोवर व्हेन द गुड्स आर रिलीज्ड बाय द बैंक टू द बोरोवर विदाउट पेमेंट बीइंग मेड बाय बोरोवर, बोलते ट्रस्ट रिसिप्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे बोरोवर अंडरटेकिंग देता है कि गुड्स को रिलीज किया जाता है बैंक के साइड से बोरोवर के लिए बिना कोई पेमेंट किए हुए बोरोवर के द्वारा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है ए टू डी आर करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड सी आर करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा ए सी एंड डी आर करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी आर करेक्ट। तो इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा? जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ए सी एंड डी आर करेक्ट, यानी एन इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर, यानी इक्विटी शेयर वो शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर हो जाएगा सी पॉइंट
डिवेंचर इज डॉक्यूमेंट बाय विच कंपनी एक्नॉलेज इस इंडेबिटर्स। बिल्कुल डिवेंचर एक तरह का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या, डिवेंचर एक तरह का लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है जिससे कि कंपनी एक्नॉलेज करता है कि वो कर्जे में है। फिर है डी पॉइंट, बोलता है कि जो ट्रस्ट रिसिप्ट होगा एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे बोरोर अंडरटेकिंग देता है कि जो भी इसके गुड्स है वो उसको रिलीज किया जाएगा बैंक के द्वारा, ठीक है, बोरोर को बिना कोई पेमेंट किए हुए बोरोर के साइड से। तो ये ए सी डी सही ऑप्शन है, ए सी डी सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोलते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो बताना है। ए ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड बाय पब्लिक कंपनी ओनली, नॉट बाय प्राइवेट कंपनी। बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है केवल पब्लिक कंपनी को चाहिए, ना कि प्राइवेट कंपनी को चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। बोलते सर्टिफिकेट जो होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक पुख्ता सबूत होता है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो एक तरीके का पुख्ता प्रूफ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी के लिए। डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट कंपनी ओनली। बोल सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो होता है रिक्वायर्ड होता है केवल प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है। इसमें से पूछ रहा कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है जिससे ये साबित होता है कंपनी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ए पॉइंट जो बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों को चाहिए, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी। बी पॉइंट जो बोलता था कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सिर्फ वो भी एक प्रूफ है बट वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं होता। तो डी पॉइंट में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं चाहिए। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या है, सी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है दोनों के लिए चाहिए, पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, और एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो सी हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द मॉर्टगेज is the mortgage in which the mortgagor transfers the possessions to the mortgagee in is called mortgage। in such mortgage there is no personal liability of mortgagor। बोलते जो mortgage होता है तो जो mortgagor होता है वो ट्रांसफर करता है, mortgagor कौन हो गया, बोरवर, ट्रांसफर करता है अपना पोजीशन मोटगी को, मोटगी कौन है, बैंक है, जिसको हम लोग mortgage बोलते हैं। इस तरह जो mortgage होता है वहाँ पे किसी भी तरह कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती mortgagor का, ठीक है, एंड बोरोर का। ए ऑप्शन है कहाँ पे, इंग्लिश में देर इज। बी ऑप्शन है मॉर्टगेज इज कंडीशनल सेल, देर इज नो, उस केस में कुछ नहीं होगा। सी ऑप्शन है सिंपल मॉर्टगेज, देर इज नो। डी ऑप्शन उसी फ्रक्चुरी मॉर्टगेज, देर इज नो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा डी, उसी फ्रक्चुरी मॉर्टगेज में देर इज नो, उसमें कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। भले इंग्लिश में मॉर्टगेज हो या मॉर्टगेज में कंडीशनल सेल हो, सिंपल मॉर्टगेज हो, इन सभी जगह आपकी पर्सनल लायबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जेआईबी के कोर्सेज देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज है, एक है जेआईबी का पीपीटी कोर्स, जैसा भी अपने जो वीडियो देख रहे थे डेट इज पीपीटी वीडियो कोर्स, और जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स होता है जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, ऐसा लगेगा जैसे कोई टीचर सामने खड़ा होकर बोल रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। नेचुरल सी बात, ये कोर्स ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा पावरफुल, इसलिए हम लोग इसको बेस्ट कोर्स बोलते हैं। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है तो इससे बढ़िया कोर्स कुछ नहीं होगा, सीधा से मैं बात बोलूँगा। फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए जो चाहते हैं एक ही बार में निकले, और ये जो जेआईबी का जो ड्रामा है खत्म हो, इससे बढ़िया कोर्स नहीं है। दोनों जगह कंपेयर करेंगे तो वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, एक यहाँ पे 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट है, और यहाँ पे वैलिडिटी दोनों जगह लाइफ लॉन्ग है, जब तक कि पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 जो है प्रिंसिपल उसका दाम है 600 रुपये, यहाँ है 1200 रुपये। पेपर 2 है अकाउंटिंग उसका दाम 800 रुपये, दाम 1500। पेपर 3 लीगल उसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 है कॉम्बो पैक, तीन पेपर मिला के करते हैं, जेट इस कॉम्बो पैक हो गया 1500, यहाँ भी 3000 रुपये है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymental.com, ईमेल आई डी हो जाएगा sedsina123@gmail.com। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।